हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में बहुत सारा स्वागत करती हूँ और साथ ही साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने अपने कार्यों को कर रहे होंगे, साथ ही साथ अपने आप का ख्याल भी रख रहे होंगे, क्योंकि हमें ये कभी नहीं भूलना है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। और हमारा जब जो शरीर है, बॉडी रहेगी फिट, तभी तो हम होंगे हिट। इसलिए अपने आप का रखना है बहुत अच्छे से ख्याल, जिसके अंतर्गत आपकी नियमित दिनचर्या होनी चाहिए, सोने का सही समय होना चाहिए, जागने का सही समय होना चाहिए, है ना, खाने पीने का सही समय होना चाहिए और थोड़ा सा अपनी इस बॉडी को रिलैक्स्ड भी छोड़ना है, मतलब कि इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ी सी वार्म अप, ये सब भी जरूरी है। ओके, एक बार फिर से मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन के साथ साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियोस आप सभी विद्यार्थियों को 100% फ्री प्रोवाइड करता है। यस, बिल्कुल सही सुना है। किसी भी तरह के पेड सब्सक्रिप्शन की हम बात नहीं करते हैं और ना ही कभी भविष्य में करेंगे। तो इसलिए आप अपने मन में, मस्तिष्क में किसी तरह का भ्रम या संदेह या डाउट या डर मत पालिएगा कि क्या पता क्या होगा। ऐसा ना हो अभी हम 10th में हैं, जब हम 11th 12th में जाएंगे और तब तक कुछ ऐसा हो जाए। नहीं, कुछ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम हैं सदा के लिए और 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करते रहेंगे, क्योंकि हमारा एकमात्र उद्देश्य है आप सभी को बेस्ट स्कूली एजुकेशन के साथ साथ सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी और जो भी परीक्षाएं होती हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं, उन सभी के वीडियोस भी आप सभी को 100% फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो एकदम प्रसन्नचित होकर, खुश होकर, पूरी एनर्जी के साथ वीडियो देखिए, ताकि जो आप वीडियो देखें उससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न भविष्य में कभी भी आपसे पूछ लिया जाए तो आप उसका उत्तर यूं दे दें तुरंत। ओके, चलते हैं इस वीडियो की तरफ। इस वीडियो में हम अपनी पाठ्य पुस्तक, याद है पाठ्य पुस्तक का नाम है गोधुली। बिहार बोर्ड की ही बात हम कर रहे हैं। कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तिका गोधुली भाग 2, पाठ है 1, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। इसी चैप्टर का हम करने वाले हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। ये सही सुना है। प्रीवियस वीडियोस आपने देख लिए होंगे, जिसमें सबसे पहले हमने देखा था व्याख्या, उसके बाद जो हमारे सॉल्यूशंस थे, बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस, वो देखे, बहुविकल्पीय प्रश्न देखे और अब हम चल रहे हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन की ओर। हर एक पैराग्राफ को बहुत ध्यान से आपको सुनना है, समझना है और साथ ही साथ जो भी प्रश्न उनमें उपज रहे होंगे या और भी कई पाठ के बीच में से प्रश्न आ जाते हैं, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिएगा बहुत ध्यानपूर्वक शुरू से लेकर अंत तक, ताकि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ओके, आ जाइए। चलो, सबसे पहले हम लेखक परिचय जानेंगे। ओके, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, किस तरह से उनका पारिवारिक माहौल था, कहाँ उन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, साथ ही साथ किस तरह से वे संविधान के निर्माता बन गए, किस तरह से उनको ये कब लगा कि जाति प्रथा समाज के लिए सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जीवन परिचय। नमन करते हैं हम भीमराव अंबेडकर जी को, जिन्होंने संविधान की रचना की। संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही कहा जाता है। स्वयं इनका जो जन्म था वो दलित परिवार में हुआ था। आपको पता है ना, उस समय समाज 4 वर्गों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र अर्थात दलित वर्ग। दलित वर्ग मतलब बिल्कुल निम्न जिसको माना जाता था, जिसको उपेक्षित समझा जाता था, जिसको मनुष्य होते हुए भी मनुष्य नहीं समझा जाता था। उन लोगों को कई तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ता था और उसी का जो जीवंत उदाहरण है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हम सबके साथ साझा किया है इस पाठ के माध्यम से। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म
14 अप्रैल सन 1891 में मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में हुआ था। माना मुक्ति के योद्धा कह सकते हैं। बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। उस समय शिक्षा हर किसी के वश की बात नहीं थी, लेकिन चूंकि कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में नजर आ जाना, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के धनी, ठीक है। तो प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, अमेरिका, फिर वहां से लंदन या इंग्लैंड गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाग्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलकर वे इतिहास मीमांसक, ध्यान से सुनिए, वे क्या थे, ठीक है। इतिहास मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की, ठीक है। तो वे शिक्षा से तो जुड़े रहे, और जब हम शिक्षा से जुड़ते हैं तभी हमें कुछ वास्तविकताओं से हम परिचित हो पाते हैं। शिक्षा से जैसे जैसे वे जुड़ते गए और समाज में अपने वर्ग के प्रति उनके मन में एक भावना उत्पन्न होती गई, जिसके आधार पर उन्हें यह समझ में आया कि समाज में जो मनुष्य है वो किस कदर अपनी तानाशाही जता रहा है जाति प्रथा के आधार पर। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों और स्त्रियों, मजदूरों को मानवीय अधिकार एवं सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। देखिए, बात यहां पर ना केवल दलितों की है, ना केवल दलितों की गई है, बल्कि यहां पर बात की गई है कि उन्होंने स्त्रियों के लिए और मजदूरों के लिए, अछूत, स्त्रियां और मजदूर, ठीक है, उन्होंने इन सब के लिए कार्य किया, उनके अधिकारों के लिए कार्य किए, उनके अधिकारों के लिए कार्य किए, ठीक है। मतलब कि जो उनका अधिकार था, क्या था समाज में, दलितों की तो स्थिति थी, साथ ही साथ स्त्रियों की जो स्थिति थी वो भी दयनीय थी। क्या थी स्त्रियों की स्थिति? समाज में उनको सिर्फ और सिर्फ चार दीवारी के अंदर कैद करके रखा जाता था, बेड़ियों में बांध कर नहीं, लेकिन उनको शिक्षा से दूर रखा जाता था। किसी भी जो कार्यक्रम होते थे उसमें कभी भी स्त्रियों को जाने की अनुमति नहीं थी। समाज में जो पुरुष प्रधान था उसमें सिर्फ यही था कि स्त्रियों का कार्य है घर का कामकाज करना, बच्चों का पालन पोषण करना, बस, इसके अलावा उनका कोई कार्य नहीं है, ठीक है। तो स्त्रियों की स्थिति भी बड़ी दयनीय थी, स्वतंत्र रूप से अपने विचारों तक को वो किसी के समक्ष व्यक्त नहीं कर पाती थी। दूसरा है अछूत, तो आपको पता ही, दलित। मजदूरों की क्या थी? बंध हुआ मजदूर। यदि पिता मजदूरी कर रहा है किसी के घर में और उसका बेटा युवा हो चुका है तो वो अपनी मर्जी से कोई कार्य नहीं कर सकता, बल्कि वो दक्ष है ना, समझदार है, बुद्धिमान है, लेकिन फिर भी उसको मजदूरी ही करनी पड़ेगी। तो ये क्या है? ये तो मजबूरी है, मजदूरी है। इसका उन्होंने विशेष रूप से ध्यान दिलाया और इसके प्रति संघर्ष किया। उनके चिंतन एवं रचनात्मकता के मुख्यतः तीन प्रेरक व्यक्ति रहे, याद रखिएगा। उनकी जो प्रेरणा, उन्होंने जहां से प्रेरणा प्राप्त की, वो तीन व्यक्ति हैं जिनसे उन्होंने प्रेरणा प्राप्त की। बुद्ध, भगवान बुद्ध, कबीरदास जी और ज्योतिबा फूले जी। भगवान बुद्ध का जीवन आपको पता ही है ना, सुना देती हूं। भगवान बुद्ध का जन्म एक राजसी परिवार में हुआ था, राजा के घर में जन्म हुआ था। राजसी ठाट पाट के साथ पुत्र को, अब उनके पिता ने बस ये सोचा कि मैं अपने बेटे के लिए, मैं अपने पुत्र को कभी भी गरीबी या कोई ऐसी दयनीय स्थिति देखने तक नहीं दूंगा, उसको हमेशा राजसी ठाट वाट में रखूंगा। राजा का पुत्र था आखिर बुद्ध, ठीक है। अब बहुत ही जन्म के साथ साथ उनको एक ऐसे महल में रखा गया जहां से बाहर का कुछ भी दिखाई ना दे। ध्यान से सुनना। अब धीरे धीरे जब भगवान बुद्ध बड़े हुए, ठीक है, तो सिद्धार्थ नाम था उनका, ओके। तो धीरे धीरे जब वो बड़े हुए तो एक बार उन्होंने सोचा कि आखिर इस दरवाजे के पीछे है क्या, मैं देख कर तो आऊं। देखा, पहरेदारों से जैसे तैसे बचकर वो बाहर गए, और जब वो बाहर गए और उन्होंने जो नजारा देखा वो एकदम
हतप्रभ हो गए, एकदम शॉक्ड हो गए कि ये क्या है जहां मैं पूरी सुख सुविधाओं को अकेले भोग रहा हूं। एक अकेले के पास इतना बड़ा घर, इतने सारे नौकर चाकर, इतनी सारी सुख सुविधाएं, और यहां पर कुछ लोगों के पास तो 2 वक्त के लिए रोटी तक नहीं है, 2 निवाले तक नहीं खा सकते, तन ढकने के लिए सही से वस्त्र तक नहीं है। ये बात उनकी जगह सामान्य कोई व्यक्ति होता तो जल्दी से उस स्थिति से चला जाता अपने महल में, क्योंकि सुख सुविधाओं की आदत पड़ जाती। लेकिन उन्होंने उसी वक्त ये निश्चय किया कि मुझे अब इस ऐशो आराम भरी जिंदगी नहीं जीना है, मुझे तो जाना है, समाज के कल्याण के लिए कुछ करना है, और चले गए वे तपस्या के लिए। ठीक है। दूसरे हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी का नाम आपने सुना ही होगा। कबीरदास जी संत कवि, जिन्होंने किसी एक मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं किया, अर्थात मूर्ति पूजा पर वे भरोसा नहीं करते थे। उनके अनुसार परमात्मा सिर्फ एक है, जिसका कोई रंग रूप या आकार नहीं है। ठीक है। उनके अनुसार मनुष्य मनुष्य होता है, कोई ऊंच नीच नहीं होता। तो ऐसे ही ज्योतिबा फुले जी भी समाज के हित में काम करते रहे। तो ये जो 3 व्यक्ति हैं, इनके जो तीनों महान विभूतियां हैं, उनका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। याद रखिएगा, दिसंबर सन 1956 में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हुआ। जन्म कब हुआ था? देखिए, 14 अप्रैल सन 1891 और मृत्यु हुई 1956। ठीक है। बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकें लिखी थी, अनेक पुस्तकें। कौन कौन सी? कुछ मुख्य पुस्तकों की बात यहां है। कुछ मुख्य रचनाएं हैं: भाषण, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्रास, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू विमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आदि। हिंदी में उनका संपूर्ण वाग्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाग्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। ठीक है। तो जिन्होंने समाज की स्थिति को देखते हुए इतनी सारी रचनाएं कर डाली, वो महान तो होंगे ही। जिन्होंने अपने विचारों के माध्यम से, अपने निरंतरता अथक प्रयासों से समाज को एक नई दिशा दी, वे महान तो होंगे ही। अब देखिए, यहां पर जो है पाठ, वो कहां से लिया गया है? उनकी रचना याद है ना? ये प्रस्तुत पाठ बाबा साहब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतर जाति भेद उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, किंतु कुछ हुआ। देखिए क्या हुआ। परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति ना बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा ना जा सका। बाद में बाबा साहब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दे दिया। प्रस्तुत आलेख में भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा के विषमतापूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वाग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वास्थ्यकर प्रकृति पर भी यहां एक संभ्रांत विधिवेदता का दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। यदि वे उस समय ये कदम नहीं उठाते कि जाति प्रथा क्या है या समाज में दलितों की स्थिति ऐसी क्यों है, तो संभवतः आज भी समाज में छुआछूत या जाति प्रथा अपने चरम उत्कर्ष पर होती। लेकिन उन्होंने जिस जाति में उन्होंने जन्म लिया या जो वर्ग था दलित वर्ग,
उन्होंने वो सहा, उन्होंने वो देखा कि किस तरह से समाज के, तथाकथित समाज के लोग उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। इससे उनके मन में जनजागृति की चेतना आई और उन्होंने इतना बड़ा इतिहास रच दिया। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? हर एक पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे और पढ़ने के साथ ही साथ उस पर हम डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन के साथ उसमें निहित जो भी प्रश्न उपज रहे होंगे या जो भी प्रश्न बन सकते हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है? यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, क्योंकि जातिवाद के पोषक करने वाले लोग या जातिवाद का पालन पोषण करने वाले बहुत लोग होंगे। कौन होंगे? जो अपने आप को उच्च वर्ग का मानते हैं, वही तो जातिवाद का पोषण करेंगे, ठीक है? इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। वाह! उनके अनुसार क्या है कि आधुनिक जो सभ्य समाज है वो कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, क्योंकि जो श्रम विभाजन हुआ है वो जाति के आधार पर हुआ है और सदियों से, पीढ़ियों से एक ही काम करने पर व्यक्ति कुशल बन जाता है और जब स्किल्ड हो जाएगा तो वो काम कितने अच्छे से होगा। ये है जातिवाद के पोषक जो हैं उनका सोचना, ठीक है? अब क्या कहते हैं वे कि चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। ना सिर्फ श्रम विभाजन बल्कि श्रमिक विभाजन भी है। सिर्फ और सिर्फ कार्य ही नहीं बटा है, कार्य जो कर रहे हैं, जिनके द्वारा कार्य किया जाता है, अर्थात मनुष्य, वो भी आपस में बट गए हैं। कुछ अपने आप को बहुत बड़े वाला समझते हैं और कुछ मानव ही मानव को मनुष्य नहीं समझते। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। तो ये जो है, इसमें ये पूछा जा सकता है कि ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि कार्यकुशलता सिर्फ और सिर्फ नियमित रूप से या पैतृक रूप से अपनाई जाए तभी आ सकती है? क्या कोई भी व्यक्ति अपनी रुचि के आधार पर या अपने इंटरेस्ट के आधार पर या अपने हुनर के आधार पर अपना कार्य नहीं चुन सकता? नहीं चुन सकते थे, क्योंकि वहां के जो सत्ताधारी पुरुष थे, जो तथाकथित उच्च वर्ग के लोग थे, उनके मन में तो ये पूरी तरह से आ चुका था कि हम ही सत्ताधारी हैं और हमारी सत्ता हमेशा बनी रहे। इसलिए उन्होंने जाति प्रथा को सही बताया। अब है भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है, यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों, जो विभिन्न वर्गों को है, वो एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। ना सिर्फ कार्य का ही विभाजन है, बल्कि लोगों की मानसिकता का भी विभाजन है, ऊंच नीच का विभाजन है। तुम अछूत वर्ग के हो, तुम उच्च कोटि के हो, तुम यहां प्रवेश नहीं कर सकते, तुम ये काम नहीं कर सकते। तो ये जो सारी बातें हैं वो कही गई हैं, एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। फिर क्या है आखिर, जिस भारत को, जिस भारतीय संस्कृति को विश्व में सर्वोपरि माना जाता है, विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है, उसी में इस तरह की छोटी छोटी तुच्छ भावनाएं व्यक्ति के मन में कैसे उत्पन्न हुई? हाँ, बिल्कुल ये प्रश्न आप कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, किसने इस, मतलब जड़ कौन है इसकी, किस आधार पर जाति प्रथा का जन्म हुआ? शिक्षा का अभाव, या फिर हम कहें, आपको ये तो पता ही है ना कि लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों के कंट्रोल या शासन में रही थी हमारी भारत भूमि। उस समय जिनके पास धन दौलत या कोई ऐसी, उससे और पहले की बात करें हम, तो वहां तो ये पूरी तरह से समाज इस कदर जाति प्रथा और छुआछूत में पूरी तरह से व्याप्त था। उनके अनुसार बस वही समाज के निर्माता है और उन्हीं के अकॉर्डिंग समाज चलना चाहिए। यदि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। बिल्कुल सही कि जब इसमें व्यक्ति की रुचि शामिल ही नहीं है तो यह स्वाभाविक कैसा होगा, और जब स्वाभाविक नहीं है तो इसको सही कैसे मान लिया जाए? मतलब सही तब माना जाता है ना सर्वसम्मति हो, लेकिन कुछ वर्ग कह रहे हैं ये जाति प्रथा बहुत सही है और बाकी के कुछ वर्ग कुछ बोल तक नहीं पा रहे।
अपनी रुचियों को, अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से प्रकट तक नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कैसे सही होगा वो समाज? कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। तब कहीं हम जाकर कहेंगे कि हाँ, ये कार्य सही है। जहां पर व्यक्ति अपने आधार पर या फिर अपनी काबिलियत के आधार पर, ठीक है, जैसे जो बोलते हैं उनको वक्ता या बहुत अच्छा स्पीकर, अब किसी को कह दिया जाए नहीं तुम स्पीकर नहीं बन सकते, तुम्हें तो खिलाड़ी बनना होगा, ये कैसे संभव है? यदि कोई खिलाड़ी है, बहुत अच्छे से मैदान में खेलते हैं, और उनसे कह दिया जाए नहीं तुम खेल नहीं सकते, तुम्हें तो गायन में जाना चाहिए, अरे भाई ये कैसे संभव है? हाँ, तो हर एक व्यक्ति की रुचि के अनुसार उसको कार्य करने दिया जाना चाहिए। यहां पर मैं आप सबसे भी यही कहना चाहूंगी, आपके माता पिता से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मेरा सभी से अनुरोध है कि अपने बच्चे को कभी भी फोर्सफुली किसी फील्ड में ना डालें जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, जिसमें वो अपने आप को बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत कर सके, उसे उस फील्ड की ओर जाने दीजिए ताकि वो अपनी रुचियों के अनुसार अपने आप का नाम, आपका नाम, अपने अस्तित्व का निर्माण कर सके और समाज को एक सभ्य समाज में परिवर्तन कर सके। ठीक है? कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा पर विकसित करें जिससे वे अपना पेशा या कार्य स्वयं चुन सके। ठीक है? इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। ये कैसे संभव है कि अभी उस बच्चे का जन्म हुआ नहीं और तय कर दिया कि उसको वो बनना है? या फिर अक्सर ये होता है ना कि जिस भी पहले होता था अब तो नहीं है, फिर भी कि जिस फील्ड में माता पिता है सोचते हैं हमारा बच्चा भी उसी फील्ड में जाए। क्यों? फिर तो ये आप उस पर एक सत्ता जमा रहे हैं। उसका कैलिबर तो देखें, उसका हुनर तो देखें, उसकी जो दक्षता है, जो टैलेंट है, उसको तो ऑब्जर्व करें। उसके आधार पर तो हमें भीड़ चाल में शामिल कदापि नहीं होना है। जो हमारी रुचि है, जो हमारा इंटरेस्ट है, जिसमें हम बेस्ट हैं, हमें उसी फील्ड में जाना चाहिए। ओके, ठीक है। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पुनर्निर्माण निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। मतलब पूरे जीवन भर उसको यही पेशे में बंधे रहना है, यही कार्य करना है, चाहे उसकी रुचि हो नहीं हो, इच्छा हो नहीं हो। तो कहते हैं ना, कार्य दो प्रकार से किए जाते हैं, एक तो बाय चॉइस, दूसरा बाय चांस। तो जो कार्य हम बाय चॉइस करते हैं ना वो बेस्ट होता है, और जो बाय चॉइस होता है उसमें हम कभी थकते भी नहीं है। कहते हैं ना, जिस कार्य से हमें प्रेम होता है वो कार्य हमें थकान देता ही नहीं है। और दूसरा होता है बाय चांस, चलो अब वो नहीं हुआ तो इसी में ट्राई कर लेते हैं। तो उसमें ना तो हमारा 100% हम दे पाते हैं और ना ही उतना अच्छा वो परिणाम मिल पाता है। इसलिए अपनी चॉइसेस को हमेशा प्राथमिकता दीजिए, ठीक है, और उसमें बेस्ट करके दिखाइए। अपने अस्तित्व का निर्माण कीजिए, अपने सेल्फ एस्टीम को डेवलप कीजिए, जिससे आप एक सभ्य नागरिक होने के साथ साथ अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश का नाम रोशन कर सके। यही शुभकामनाएं मैं हमेशा आपसे देती रहूंगी। अब लिखा है कि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त हो, अपर्याप्त हो, चाहे कोई भूखा ही क्यों ना मर जाए, लेकिन नहीं, वो तो करना होगा क्योंकि जाति प्रथा है। ये जिस जाति में आपने जन्म लिया है वही काम करना होगा। ठीक है? आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया एवं तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। अब क्या होगा जब कभी अकस्मात अचानक कुछ ऐसा परिवर्तन हो जाए जिसके कारण हमें दूसरी फील्ड में कूदना पड़े? फिर क्या करोगे?
नहीं नहीं मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरा तो यही है, मैं जिस जाति का हूं, या मुझे कोई क्या कहेगा। अरे छोड़िए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हम बस अपने कार्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। और एक बात मैं बता दूं आपको कि दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक काम है अपने काम से काम रखना। हाँ, सबसे कठिन काम होता है अपने काम से काम रखना, क्योंकि जो व्यक्ति अपने काम से काम रखता है ना, उसको तरह तरह से लोग घेरने की कोशिश करते हैं। घेरने की अर्थात, अरे ये तो बड़ा एक ऐसा है, घमंडी है, ईगो ईगो वाला है, एटीट्यूड वाला, कई तरह की बातें सुनने को आती हैं। तो छोड़िए ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कहने दीजिए। हमें अपने कार्य को निरंतरता के साथ करते ही रहना है, जिसके कारण क्या होता है, मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। कुछ ऐसा कारण आ जाए जिसके कारण उसको पेशा चेंज करने की आवश्यकता पड़े, फिर क्या करेगा वो। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो, तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा भला क्या चारा रह जाता है, बताइए। अब मजबूरी है, आवश्यकता है, लेकिन धर्म नहीं कहता कि आप पेशा परिवर्तित करें। धर्म क्या खाने को दे रहा है हमें? धर्म का निर्माण किसने किया? सबसे बड़ा धर्म तो मानवता है। और मानवता हमेशा यह सिखाती है कि जहां कहीं भी यदि हम सक्षम हैं, यदि परमात्मा ने, ऊपर वाले ने, अल्लाह ईश्वर जिसको भी हम मानते हैं, उसने हमें दक्षता दी है, उसने हमें काबिलियत दी है, उसने हमें इतना सक्षम बनाया है, तो हम कुछ लोगों की सहायता भी कर सकते हैं। ठीक है, सहायता इन द सेंस कि जो भी हमारे पास है, सहायता सिर्फ पैसों से ही नहीं की जाती है, सहायता कई प्रकार से की जाती है। ठीक है, निराशा को आशा प्रदान करके, भूखे को भोजन प्रदान करके, ठीक है, हारे हुए को जीत का एहसास करा के, और जो बुझ से जाते हैं तो उनको मानसिक संबल प्रदान करके, ज्ञान प्रदान करके, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनसे मनुष्य एक दूसरे की सहायता कर सकता है, बशर्ते कि उसके मन में सहायता करने की भावना हो। ठीक है, तो अब यहां पर यही कहा गया है कि अब क्या कर सकते हैं। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पेशा ना हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति ना देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बन चुकी है। यही है सबसे बड़ी बात कि यहां पर जाति प्रथा के आधार पर लोगों को कार्य दिया जाता है। अब परिवर्तन आ गया, आप सोच रहे हैं नहीं नहीं ऐसा तो नहीं, लेकिन हाँ, आज भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां ऐसा ही होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है, मुक्त नहीं है, युक्त है। युक्त मतलब उसमें बहुत सारे दोष हैं। ठीक है, जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई भी स्थान नहीं होता, कोई भी महत्व नहीं होता। पूर्व लेख ही इसका आधार है, मतलब जो चला आ रहा है, जो रूढ़िवादी तरीके से चला आ रहा है, जो समाज देखना चाहता है, बस वही चलता आता है। बंधे बंधाए ढर्रे में चलते रहिए। जो समाज के तथाकथित लोग कहते हैं उनकी बात मानते जाइए, उनके समक्ष हंजी हंजी करते रहिए, तब तो ठीक है। हम अपनी मर्जी से सांस तक नहीं ले सकते। अर्थात जो दलित वर्ग था वो अपनी इच्छा से तो कुछ कर ही नहीं सकता था। अब ऐसे में भला एक सभ्य समाज का निर्माण कैसे होगा? ऐसे में भला एक विकसित समाज के साथ साथ राष्ट्र का कैसे निर्माण होगा? नहीं होगा, क्योंकि जो अधिक धनी है वो धनी होते जाएंगे और जो निर्धन है वो हमेशा निर्धनता की ओर जाते रहेंगे। तो समाज में तो विषमता बहुत हद तक ऊपर नीचे हो जाएगी, जिससे समाज का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो सारी बातें हैं वो हमें ध्यान रखना है। और आज आपको मैं बता दूं, वो आपने जरूर सुना होगा, इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चलकर, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। ठीक है, तो यहां पर जो आगे आने वाला समाज है उसकी जिम्मेदारी आपके मजबूत कंधों पर है।
तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यही मैं हमेशा कहना चाहूंगी कि इतने अच्छे से अपने आप को परिपक्व कर लेना, इतने अच्छे से अपने आप को मजबूत कर लेना, अपने बाजुओं में वो ताकत ले आना कि कोई भी मुश्किलें आ जाए, कोई भी बाधा आ जाए, उससे डर कर, हार कर पीछे कदापि नहीं जाना। नित्य निरंतरता के साथ आगे बढ़ना, हौसले को बरकरार रखना, अपने विल पावर, अपनी इच्छा शक्ति को हमेशा मजबूत रखना, क्योंकि हमसे बड़ी कोई समस्या नहीं है। समस्या के हाथ पैर मस्तिष्क बुद्धि कुछ नहीं होती है, हमारे पास तो परमात्मा ने सब कुछ दिया है। वी आर द बेस्ट। यस, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के 5 सेंटेंसेस मैं आपको बताना चाहूंगी, वो हमेशा याद रखिएगा। उन्होंने कहा था, और विद्यार्थियों के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बातें तो समझिए, यदि आपने उनकी बातों का अनुसरण किया या ध्यान से बात सुन ली तो समझिए आप बहुत अच्छे से अपने विद्यार्थी जीवन काल को बिताते हुए आगे अपना जीवन व्यतीत करेंगे। पहला वाक्य था, आई एम द बेस्ट। यस, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, गॉड इज ऑलवेज विद मी, आई एम अ विनर एंड टुडे इज माय डे। ठीक है, I am the best, I can do it, God is always with me, I am a winner and today is my day। ये जो 5 मैजिकल सेंटेंसेस हैं वो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, वो हमें थकने हारने नहीं देते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। इस आधार पर हमें क्या करना होगा कि स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी कि निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशता करते हैं। वो सबसे क्या है, देखिए, गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी है कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशता से करते हैं। कार्य निर्धारित कर दिया कि तुम्हारा इस जाति में जन्म हुआ है, तुम्हें यही कार्य करना है, उनका इंटरेस्ट ही नहीं होता है, लेकिन विवशता बन जाती है कि यही कार्य करना है। ठीक है, ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि जिसमें जिसका इंटरेस्ट नहीं होगा वो काम को टालने की कोशिश करेगा, टालेगा और कम, क्योंकि जहां पर टालते हैं वह काम कम ही होता है और जो इंटरेस्टेड होता है हमारा जो भी कार्य वो बहुत ज्यादा होता है और हमें पता भी नहीं चलता है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का ना दिल लगता हो ना दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है भला। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। आर्थिक रूप से जाति प्रथा सबसे हानिकारक प्रथा है, क्योंकि इसके कारण आर्थिक मजबूती तो नहीं हो सकती, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि एवं आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। जो कार्य वो करना ही नहीं चाहते तो धीरे धीरे टालेंगे, टालते टालते वो आलस्य में चले जाएंगे और कुछ कार्य करने की उनकी इच्छा ही नहीं होगी। मेरी कल्पना का आदर्श डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जुबानी, मतलब उनकी कलम से, समाज जाति प्रथा के खेदजनक परिणामों की नीरस गाथा को सुनते सुनाते आप में से कुछ लोग निश्चय ही ऊब गए होंगे। यह अस्वाभाविक भी नहीं है बिल्कुल कि अरे क्या है, जब से ये वो ऐसा वैसा बहुत हो चुका, नहीं सुनना। लेकिन जो सुनेगा, जो समझेगा, वही कुछ आगे कर जाएगा और वही अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी कर पाएगा। ठीक है, कहते हैं ना, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। अक्सर कहते हैं कि चाबी का जो गुच्छा रहता है उसमें कई चाबियां रहती हैं और कभी कभी आखिरी चाबी ही ताले को खोल देती है और हमें लगता है अब नहीं करना कुछ, थक गए हम, और हम चाबी का गुच्छा फेंक कर चले जाते हैं। थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य रखना है और आराम से शनि शनि धीरे धीरे आगे बढ़ना है। अतः अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। यदि मैं जाति के विरुद्ध हूं तो भाई मेरी मतलब नजर में आदर्श समाज क्या है। ठीक है, यदि ऐसा पूछेंगे तो मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा, जहां स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्ति अपने विचारों को प्रस्तुत कर सके, जहां समानता के साथ रहे, जहां कोई ऊंच नीच का भेदभाव ना हो, जहां भाईचारे के साथ रहे, जैसे दूध और पानी। क्या यह ठीक नहीं है?
भ्रातृता अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित किए जा सके। है ये नहीं कि किसी के हाथ में आ गया बहुत सारा कुछ और किसी को नहीं मिला कुछ। समानता का अर्थ ये नहीं कि सबको 4-4 रोटी बांट दो। हो सकता है जो भूखे व्यक्ति है किसी को 2 रोटी की भूख हो, किसी को 6 रोटी की भूख हो। अब समानता भाई हमने तो 4-4 बांट दी, नहीं। समानता का अर्थ जिसको जितना चाहिए उसको उतना प्राप्त, ठीक है। ऐसे समाज के बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग भी रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संवर्ग के अनेक साधन एवं अवसर उपलब्ध होने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। जब स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व की भावना होगी तब जाकर कहीं इसको लोकतंत्र कहा जा सकता है, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामाजिक सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है, ठीक है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान का भाव हो। हम जहां भी कार्य करते हैं एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए। कभी भी कार्य को देखकर ये नहीं सोचना है कि कोई क्या कार्य कर रहा है तब हम उसको सम्मान देंगे। हर एक व्यक्ति के प्रति हमारे मन में सम्मान की भावना होनी ही चाहिए। इसी प्रकार स्वतंत्रता पर भी क्या कोई आपत्ति हो सकती है? गमनागमन की स्वाधीनता, जीवन तथा शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता के अर्थों में शायद ही कोई स्वतंत्रता का विरोध करेगा। इसी प्रकार संपत्ति का अधिकार, जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक औजार और सामग्री रखने के लिए अधिकार, जिससे शरीर को स्वस्थ रखा जा सके, के अर्थ में भी स्वतंत्रता पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। तो फिर मनुष्य की शक्ति के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की भी स्वतंत्रता क्यों ना प्रदान कर ली जाए। उसे अपनी दक्षता के आधार पर, उसे अपनी रुचि के आधार पर क्यों ना कार्य करने दिया जाए। क्यों सिर्फ जाति में बांधकर उसको वो कार्य करने पर विवश किया जाए जिसमें उसकी रुचि भी नहीं है, ठीक है। जाति प्रथा के पोषक जीवन, शारीरिक सुरक्षा तथा संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को तो स्वीकार कर लेंगे, परंतु मनुष्य के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उनको तो अपनी कुर्सी खतरे में नजर आएगी कि यदि ये अपनी रुचि के अनुसार कार्य करने लगे और कहीं हमसे तर्क वितर्क करने लगे तो हमारा क्या होगा। अक्सर लोग चुप करा देते हैं उन लोगों को जिनसे उन्हें अपनी सत्ता खोने का भय रहता है। ऐसा होता है, ठीक है, क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ होगा अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता किसी को नहीं है, तो इसका अर्थ उसे दासता में जकड़ कर रखना होगा। क्योंकि दासता समझते हैं, नौकर, ठीक है, दास प्रथा, बंधुआ मजदूर। क्योंकि दासता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता, दासता में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिससे कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। यह स्थिति कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है। उदाहरणार्थ, जाति प्रथा की तरह ऐसे वर्ग होना संभव है जहां कुछ लोगों की अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं। अब आइए समता पर विचार करें कि आखिर ये समता है क्या। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो विचार है वो एज इट इज यहां पर रखे गए हैं, ठीक है। इसलिए यहां पर एकदम प्रथम व्यक्ति जिसको कहते हैं उत्तम, उसकी तरह से यहां आप सुन पा रहे हैं। क्या समता पर किसी की आपत्ति हो सकती है? फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता जो शब्द ही विवाद का विषय रहा है। समता के आलोचक यह कह सकते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते और उनका यह तर्क वजन भी रखता है। भाई कहते हैं ना, बात में दम है, बात में वजन है। अब बात में कितना वजन होगा ये तो तय करता है कि कोई व्यक्ति कितना वर्चस्व रखता है या किसी व्यक्ति की समाज में कितनी वैल्यू है, कितना मूल्य है, कितना मान सम्मान है, ठीक है।
लेकिन तथ्य होते हुए भी यह विशेष महत्व नहीं रखता, क्योंकि शाब्दिक अर्थ में समता असंभव होते हुए भी यह नियामक सिद्धांत है। मनुष्यों की दक्षता 3 बातों पर निर्भर करती है। कौन कौन सी हैं वे 3 बातें? शारीरिक, वंश, परंपरा, कौन से वंश में उनका जन्म हुआ, सामाजिक उत्तराधिकार अर्थात सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की कल्याण कामना, शिक्षा तथा वैज्ञानिक ज्ञान अर्जन आदि सभी उपलब्धियां जिनके कारण सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता प्राप्त करता है। और अंत में है तीसरी, मनुष्य के अपने प्रयत्न। इन तीनों दृष्टियों से निसंदेह मनुष्य समान नहीं होते। तो क्या इन विशेषताओं के कारण समाज को भी उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? समता विरोध करने वालों के पास इसका क्या जवाब है? कुछ समता को अच्छा मानते हैं, कुछ नहीं। कोई कितना भी अच्छा व्यक्ति क्यों ना हो, ये मैं बता देती हूं समाज की सोच, व्यक्तियों की सोच, कितना भी अच्छा व्यक्ति क्यों ना हो, दुनिया में सभी जो उसके आसपास होंगे हर व्यक्ति तो उसे अच्छा नहीं मानेगा, क्योंकि किसी को उसकी अच्छाई बुरी लगेगी कि आखिर ये इतना अच्छा क्यों है, क्यों इतने अच्छे से कार्य करता है, नहीं इसके कार्य में बाधा उत्पन्न करनी चाहिए। भाई भांति भांति के लोग हैं, इसलिए कार्य को बड़े ही सोच समझकर करना है। किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, इसलिए अपने काम से काम रखना है। आगे है, व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का पूरा प्रोत्साहन देना सर्वथा उचित है। परंतु यदि मनुष्य प्रथम 2 बातों में असमान है तो क्या इस आधार पर उसके साथ भिन्न व्यवहार उचित है? उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता में वे लोग निश्चयबाजी मार ले जाएंगे जिन्हें उत्तम कुल, उत्तम शिक्षा, उत्तम परिवार, ख्याति, पैतृक संपदा तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त है। बिल्कुल, कि जो उच्च वर्ग है वो उच्च होता जाएगा और जो निम्न है वो निम्न रह जाएगा। ये विषमता बनी रहेगी, फिर कैसे हो सभ्य समाज की रचना? इस प्रकार पूर्ण दुविधा संपन्नों को ही उत्तम व्यवहार का हकदार माना जाना वास्तव में निष्पक्ष निर्णय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह सुविधा संपन्नों के पक्ष में निर्णय देना होगा। अतः न्याय का तकाजा यह है कि जहां हम तीसरे मतलब प्रयासों की असमानता, जो मनुष्यों के अपने वश की बात है, आधार पर मनुष्यों के साथ असमान व्यवहार को उचित ठहराते हैं, वहां प्रथम 2 आधार जो मनुष्य के अपने वश की बातें नहीं है पर उनके साथ असमान व्यवहार नितांत अनुचित है। और हमें ऐसे व्यक्तियों के साथ यथासंभव समान व्यवहार करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, समाज की यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो यह तो संभव है जब समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर एवं समान व्यवहार उपलब्ध कराए जाएं। अब जो कुछ नहीं कर पाते तो उनको कई तरह की बातें सुननी पड़ती, अरे तुमने क्यों नहीं किया, तो ऐसा क्यों नहीं किया, करना चाहिए था। जो सुविधाएं थी वो उनको प्राप्त हो गई हैं और कुछ सुविधाएं थी जो उनको प्राप्त नहीं हुई है। तो जो सुविधा प्राप्त हो गई है वो थोड़ा स्पीडली आगे निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन जिनके पास साधन या सुविधा नहीं है उसके बाद भी आगे निकलना ही तो सबसे बड़ी चुनौती है और उसी को जीत कहते हैं। समता का औचित्य यहीं पर समाप्त नहीं होता, इसका और भी आधार उपलब्ध है। एक राजनीतिक पुरुष का ही बड़ी जनसंख्या से पाला पड़ता है। अपनी जनता से व्यवहार करते समय राजनीतिक के पास ना तो इतना समय होता है, ना प्रत्येक के विषय में इतनी जानकारी होती है जिससे वह सबकी अलग अलग आवश्यकताओं तथा क्षमताओं के आधार पर वांछित व्यवहार अलग अलग कर सके। वैसे भी आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर भिन्न व्यवहार करना भी आवश्यक तथा औचित्यपूर्ण क्यों ना हो। मानवता के दृष्टिकोण से समाज 2 वर्ग और श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता। ऐसी स्थिति में राजनीतिज्ञ को अपने व्यवहार में एक व्यवहार सिद्धांत की आवश्यकता रहती है और यह व्यवहार सिद्धांत यही होता है कि सभी मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए, निष्पक्षता के साथ व्यवहार किया जाए। और जहां ऐसा होता है वहां समझिए सब कुछ बड़े आराम से सुचारू ढंग से चलते रहता है। राजनीतिक यह व्यवहार इसलिए नहीं करता कि सब लोग समान होते, बल्कि इसलिए कि वर्गीकरण एवं श्रेणीकरण संभव होता। इस प्रकार समता यद्यपि काल्पनिक जगत की वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञ को सभी परिस्थितियों की दृष्टि में रखते हुए उसके लिए यही मार्ग भी रहता है
क्योंकि यही व्यवहारिक भी है और यही उसके व्यवहार की एकमात्र कसौटी है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आशा करती हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों से आप बहुत प्रेरित हुए होंगे और उन सभी बातों को ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात, मेन और मुख्य बात कि हमें समानता के साथ व्यवहार रखना है, पक्ष विपक्ष के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। कबीरदास जी का दोहा याद है ना, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। किसी भी तरह से हमें पक्ष विपक्ष में नहीं पड़ना है, मनुष्यता ही सबसे बड़ा धर्म है। इसी के साथ यहां पर मैं समाप्त करती हूं ये वीडियो। अगले वीडियो में मैं फिर लेकर आऊंगी आपकी पाठ्य पुस्तक गोधूलि का पार्ट 2। तो बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी वीडियो देखते हैं ध्यान से देखिएगा, और जब आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में भी आएगा, पसंद भी आएगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त होते रहें। शेयर करना मत भूलिएगा ताकि सभी आपकी तरह जो आपके फ्रेंड्स हैं, परिचित हैं, रिलेटिव्स हैं, वे भी ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन का लाभ ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।